इलियास आज़मी साहब के याद में यहाँ जुटे सभी उनके दोस्त, उनके मुरीद, मंच पे बैठे हुए लोग, सभी हजरात व ख़वातीन, आप सब आए हैं। मैं इतनी खूबसूरत ज़ुबान तो नहीं बोल सकता, शेर व शायरी आती नहीं है। उनकी ज़िंदगी से जुड़े दो चार वाक़े बता सकता हूँ जिससे मैंने बहुत सीखा। जैसा आपने जिक्र किया, जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई तब इलियास साहब उसके जो बुनियादी लोग थे, जो स्तंभ थे, उनमें से इलियास साहब एक थे। इसे मेरी नादानी समझिए, मैं उन्हें उससे पहले जानता नहीं था। मेरी पहली मुलाकात हुई उनसे आम आदमी पार्टी बनने के बाद, और पहले 2-3 साल, 2 साल थे, हम दोनों पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो उसकी एपेक्स कमेटी हुआ करती थी 10 लोगों की, उसमें इलियास साहब और हम साथ थे। और शुरू से उनका एक बहुत खास प्रेम था मेरे लिए। मैं समझता था कि उसकी वजह रही होगी कि कहीं ना कहीं उनमें उनका और मेरा जाति गोत्र थोड़ा सा मिलता था। वो समाजवादी और लोहियावादी खून कहीं ना कहीं था, तो इसलिए उनका बहुत प्यार रहता था। मगर मैं ज़्यादा जानता नहीं था उनके बारे में। और हम सब में 10 लोगों में सिर्फ वही एकमात्र थे जिनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का थोड़ा तजुर्बा था। बाकी हम सब तो बाहर से आए थे, अपने आप को फन्ने खां समझते थे। मगर उनके साथ रह के जब 2014 का चुनाव हुआ, टिकट बांटे, हम लोगों ने बैठ के चर्चा की, तो मैंने पहली बार पहला सबक सीखा कि किसी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर से 10 गुना ज़्यादा पॉलिटिक्स वो इंसान जानता है जो सड़क पे घूमता है, जो देखता है। और इलियास साहब से इतना आखिर तक हर बार उनसे बात करने पे लगता था कि काश पॉलिटिकल साइंस वाले इन चीज़ों को जानते होते। इतनी गहरी जानकारी रखते थे। और यूपी के बारे में तो जहां आप किसी जगह पे नक्शे पे उंगली रख दीजिए और इलियास साहब बताते थे यहाँ ये हुआ, यहाँ ये जात बिरादरी है, इसका ये हुआ, वो फला पार्टी छोड़ के गया, फिर ये आंदोलन चला था, उसके बाद ये हुआ, और आज ये हालात है। ये पहला सबक मेरे लिए था। दूसरा सबक वो था जिसका जिक्र संजय भाई ने भी किया। जब आम आदमी पार्टी टूटी, और उसका जो पहला वाकया था जिसमें प्रशांत भूषण और मुझे आम आदमी पार्टी से निकाला गया, और उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव की वोटिंग हुई। इलियास साहब ने मुझे निकालने के लिए वोट दिया। बाकी मैं सब चीज़ बर्दाश्त कर सकता था, इलियास साहब मेरे खिलाफ वोट दें, मुझे कबूल नहीं हुई ये बात। प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, हम सब लोगों को निकालने का वोट हुआ था, और अगर इलियास साहब और दो साथी दूसरी तरफ वोट दे देते तो मामला पलट जाता। उनका फोन आया बाद में, मैंने फोन नहीं उठाया। 6 महीने तक, मैं कबूल करता हूं, उनके फोन आते रहे, मैंने फोन नहीं उठाया। इतना मेरे मन में पीड़ा थी कि इलियास साहब ने ये किया। उसके बाद, अब मुझे याद नहीं, साल 1.5 साल के बाद घर आए। घर आके उन्होंने कहा, योगेन, हाथ जोड़ के, योगेन, मैंने गलती की, और जब मैं कर रहा था उस वक्त भी मुझे पता था कि मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी वो सब का बयान करने का वक्त नहीं है। लेकिन वो शख्स जो कि मेरे पिताजी की उम्र का था, मैं तो उनके पुत्र तुल्य था, वो शख्स उस लड़के से जिनको उन्हें कुछ हासिल नहीं करना था, मैं उस वक्त सब चीज से बाहर था, आके सिर्फ ये कहना, बेटा, बेटा उन्होंने नहीं कहा, मैं उनके बेटे के बराबर था, उससे आके कहना, मुझसे गलती हुई। बहुत कम लोगों को मैं पब्लिक लाइफ में जानता हूं जिनमें हिम्मत हो ये बात कहने की। ये सीखा मैंने उनसे। जब भी दिल्ली आते थे फोन करते थे, बातचीत का बहुत शौक था, और मैं बाकी सब चीज कर लेता हूं, लंबी महफिल नहीं कर पाता। तो मगर उनसे, नहीं नहीं आओ, ठीक है, अच्छा तुम नहीं आ सकते, बिजी हो, मैं आ जाता हूं। मुझे शर्म आती कि इतने बुजुर्ग आदमी को मैं कह रहा हूं, तो मैं नहीं नहीं सब मैं आ जाता हूं। मगर जब सीए के खिलाफ मूवमेंट हुआ, और खास तौर पे जब किसान मूवमेंट हुआ,
इलियास साहब को लगा हाँ अब देख मुल्क में कुछ होने वाला है। फोन आता था, एडवाइस आती थी, ऐसा करो वैसा करो, आके कहते थे और पूछते थे अच्छा कुछ पैसा तो नहीं चाहिए। ये सिर्फ जिसने जमीन पे पॉलिटिक्स की है वो जानता है कि एक एवरेज पॉलिटिकल वर्कर के हालात क्या होते हैं। बाकी दुनिया तो मानती है कि हर पॉलिटिशियन मालामाल होता है और उसकी जेब में पता नहीं कितने करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं, मगर जिसने जमीन पे काम किया उसे पता हो बेटा तुम घूमते हो, कहां से पैसा आता है, कुछ मदद चाहिए क्या। हमेशा हमेशा पूछते थे और दो चार बार मेरे हाथ में चार पैसा रख के भी चले गए, नहीं नहीं तुम लोगों को जरूरत होगी तुम ले लो। मगर किसान आंदोलन के बारे में क्या किया जा सकता है और इसे वेस्टर्न यूपी से आगे कैसे लेके जाएं, इस पे इलियास साहब की बहुत चिंता थी। बहुत बार मुझसे बात हुई, बहुत कुछ उनसे सीखा मैंने। आखिरी दौर 1 साल पहले अदीब साहब ने जो बात की उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं क्योंकि वो मेरी जानकारी में रही वो बात। 1 साल पहले मेरे पास आए, तब भारत जोड़ो यात्रा होने वाली थी। सो बोले इस लड़के के बारे में क्या सोचते हो। मैंने कहा साहब कौन। ये राहुल। मैं जवाब देता इससे पहले उन्होंने अपना जवाब देना शुरू कर दिया, वो उनकी आदत थी सवाल पूछते तो खुद ही जवाब देते थे। तो कहा देखो इस लड़के में मुझे ईमानदारी नजर आती है। मैंने कहा साहब मुझे भी आती है। सो तुम इसकी मदद करो, इसे इसे जरूरत है, कि इसका दिल साफ है। मतलब उन्होंने कहा, मेरे शब्द नहीं है, उन्होंने कहा दिल साफ है लेकिन इसके इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना साफ नहीं है। तुम जाओ, तुम जाके इसकी मदद करो। मैंने बताया जो कुछ मैं उस वक्त कर रहा था, भारत जोड़ो यात्रा वगैरह उस सब के बारे में। उन्होंने कहा मैं आऊंगा। कहाँ से गुजरेगी, आजमगढ़ की तरफ से जाएगी, इधर से जाएगी। मैंने कहा साहब उधर से कहीं नहीं जाएगी। तब तक मुझे पता भी नहीं था। बाद में सिर्फ 2-3 दिन के लिए गुजरी और उनको किसी वजह से वो सूट नहीं करता था, वहां नहीं आ पाए। यात्रा के बाद आए। देखो मैंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ उखाड़ने का काम किया है, मुझे अफसोस नहीं है, मगर आज कुछ और जरूरत है मुल्क को। आज ये तो इमरजेंसी से भी ज्यादा खराब काम कर रहा है। अगर अब कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं बचेगा। कैसे कर सकते हैं, बैठ के लंबी गुफ्तगू, क्या किया जा सकता है। देखो मेरी उम्र तो नहीं बची, शरीर मेरा साथ नहीं देता, लेकिन मैं यूपी के कोने कोने में घूमूंगा। हमें मिलके लड़ना है। तुम बात कह देना, ये इलियास आदमी जाएगा, ये इलियास आदमी इनको उखाड़ेगा, बोल के मुझे गए थे। सबक जो मैंने सीखा वो ये, एक साथी ने कहा था कि वो रुके हुए पानी की तरह नहीं थे, वो दरिया की तरह थे, बहते थे। वक्त के साथ सीखना, वक्त के साथ बदलना, हालात को समझना, पुराने जुमलों को चिपक के पकड़ के नहीं रहना, आज के हालात में क्या करना चाहिए उसके हिसाब से सोचना। उनसे बहुत कम उम्र के लोगों को मैंने देखा है, उनकी सोच बहुत बूढ़ी होती है। इलियास साहब की सोच बहुत जवान थी, सोचते थे। बस एक आखिरी वाकया, मैं जानता हूं बहुत लोगों को कहना है बहुत कुछ। 12 अप्रैल इसी साल रमजान का महीना था। हर साल, पता नहीं पिछले 20 साल से हर साल रमजान के महीने में मैं एक दिन का रोजा रखता हूं और उस दिन दोस्तों को बुलाता हूं। कुर्बान साहब हैं, हमारे रेगुलर गेस्ट यहां बैठे हुए हैं तो रखता हूं। इलियास साहब को बुलाया। और कुछ ऐसा हुआ संयोग कि उसी दिन सुबह मेरे बच्चे को अपेंडिसाइटिस हो गया, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो एकदम वहीं दोपहर को कहना पड़ा दोस्तों को कि नहीं ये इफ्तार नहीं होगी। उस दिन दोस्तों को बुलाता, इफ्तार नहीं होगी, कैंसिल करने का फटाफट नोटिस भेजा, ऑफिस को कहा कि भाई सबको फोन करो मैं नहीं आ पाऊंगा। पता नहीं क्या हुआ, इलियास साहब तक फोन नहीं पहुंचा। तो इधर मैं अपने बच्चे को इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जा रहा था और उधर इलियास साहब की गाड़ी आ रही थी। रुके इलियास साहब, और मैं इतना शर्मिंदा कि वो आ रहे हैं
वो मेरे घर आ रहे हैं और मैं घर से बाहर जा रहा हूं। सो मैंने हाथ जोड़ के बताया कि सर देखिए ये हो गया है, बच्चे को अपेंडिसाइटिस हो गया है, मैं इस वक्त ऑपरेशन के लिए ले जा रहा हूं उसे। तो इलियास साहब अपनी जीप से उतर रहे थे और मैं बच्चे को लेके ऑपरेशन के लिए जा रहा था 12 अप्रैल को। मैंने हाथ जोड़े, माफी मांगी, कहा सर देखिए ये हो गया है। कहते अच्छा मैं तो अपना व्हाट्सएप चेक नहीं करता। सो मैंने कहा देखिए ऐसा हुआ है और जाना पड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, जरूर करो, सबसे बड़ी बात है, बच्चे को देखो, सब ठीक होगा। मेरे कंधे पे हाथ रखा, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत चिंतित था, थोड़ा डिले हो गया था ऑपरेशन करवाने में और उस वक्त बहुत चिंता थी। तो कंधे पे हाथ रखा और वैसे मुझसे पूछा तो उधर कर्नाटका में सब ठीक है ना? कर्नाटका इलेक्शन में उन दिनों में लगा हुआ था। मैंने कहा कि जल्दी आप तक अच्छी खबर लेके आएंगे। बस वो आखिरी बात थी। वो अच्छी खबर लेके मैं उनके पास पहुंच नहीं पाया, लेकिन आज भी उनका हाथ मुझे अपने कंधे पे महसूस होता है। और तमाम, न जाने कितने लोग, आज इतने लोग बैठे हैं, पता नहीं कितने लोगों को महसूस होता होगा वो हाथ अपने कंधे पे। एक सच्चा देशभक्त, एक राजनीति में जो बहुत कम खुददार लोग होते हैं, डिग्निटी कभी नहीं छोड़ी उन्होंने। तमाम उसमें चापलूसी के दरबारों में मैंने देखा, उन्होंने अपना सर ऊंचा रखा, चापलूसी नहीं की कभी, डिग्निटी से रहे। और आज हम सब जो इकट्ठे हुए हैं उन्हें याद करने के लिए, अगर इलियास साहब होते तो शायद वो भी कहते कि हाँ यार याद कर लिया, भाषण दे दिया, बहुत अच्छा हुआ, अब कुछ करो ना। आज जो देश में हो रहा है, जो उन्होंने कहा था इमरजेंसी से बहुत बदतर हालात हैं योगेंद्र, मुल्क बचाने के लिए कुछ करना होगा। बस यही हम सब याद रखें। शुक्रिया।